हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका एजुकेटर विकास जोनवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस जयपुर में। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वंशानुगति का आणविक आधार, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। उसमें थे मेंडल भाई साहब। मेंडल भाई साहब ने वंशानुगति के बारे में बहुत कहानियां बताई थी कि वंशानुगति ऐसी होती है, वंशानुगति वैसी होती है। लेकिन इसकी सबसे सटीक बात करें कि इसमें ऐसा क्या होता है, इसकी बेहतर चीज क्या होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो वंशानुगति का एक ऐसा कौन सा अणु है जो इसे निर्धारित करता है। चैप्टर का नाम ही है वंशानुगति का आणविक आधार। चैप्टर का मतलब यही है, आपकी वंशानुगति हो रही है। लक्षण माता पिता से आप में और आपसे आपके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में ये लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। मान लो कि ये आणविक आधार, ऐसा कौन सा आणविक आधार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चों में और फिर उनके बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं। उसको नाम दिया आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। तो ये आनुवंशिक पदार्थ यही डिसाइड करता है आपके पीढ़ी दर पीढ़ी में ट्रांसफर होने के लिए। आणविक आधार, आनुवंशिक पदार्थ ये डिसाइड करते हैं। आप जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है। फ्रेडरिक मिक्सचर एक साइंटिस्ट थे। फ्रेडरिक मिक्सचर इन्होंने क्या बताया कि जो सजीव होते हैं, सजीव यूकैरियोट्स होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या बताया, उन्होंने सेल के न्यूक्लियस की एक सेल है, सेल के केंद्रक में क्या बताया, उन्होंने आनुवंशिक पदार्थ को बताया था। और वो आनुवंशिक पदार्थ को उन्होंने नाम दिया था क्या नाम दिया था उन्होंने आनुवंशिक पदार्थ सेल के न्यूक्लियस में बताया और नाम दिया न्यूक्लियॉन। उन्होंने क्या बताया, सेल के न्यूक्लियस में आनुवंशिक पदार्थ को बताया। मान लो ये हमारे लिविंग थिंग्स की, मतलब सजीवों की एक सेल है और सेल के बीच में प्रेजेंट क्या रहता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है क्या, आनुवंशिक पदार्थ। इसका नाम क्या दिया था उन्होंने, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए और उन्होंने न्यूक्लियॉन का नाम बदलकर क्या रख दिया, न्यूक्लिक एसिड। उन्होंने क्या रख दिया, न्यूक्लियॉन का नाम बदल के न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करें कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ क्या है इसके अंदर। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर, आनुवंशिक पदार्थ के अंदर दो चीजें थी। कौन कौन सी, डीएनए एंड आरएनए।
न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ, ये हमारा क्या है? न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन से हैं? दो टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए। मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर दो क्या होते हैं? दो ऑक्सीराइबोज, और इसके अंदर ओनली राइबोज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं डीएनए की और आरएनए की। अब आज की क्लास में हम यही बात करेंगे कि डीएनए अपनी संरचना कैसे बनाता है, डीएनए की डबल हेलिक्स द्विरुज की संरचना कैसी होती है, अपना प्रति मतलब रेप्लिकेशन कैसे करता है, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन कैसे करता है। आज की क्लास में हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं अब न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। पॉली न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक और नया शब्द आ गया, न्यूक्लियोटाइड। देखो, सबसे पहले बात करें हम न्यूक्लिक एसिड की, कि न्यूक्लियोटाइड है, ये मान लो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, इसकी बात कर रहे हैं अभी हम। ये दो न्यूक्लियोटाइड, एक दो, ये तीन न्यूक्लियोटाइड, ये चार न्यूक्लियोटाइड, ये पांच, मतलब बहुत सारे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को हम बहुलक, बहुलक ऑफ, मतलब किसकी? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, बहुलक न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इन सब को आपस में क्या बोलते हैं हम? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की भी श्रृंखला वो क्या कहलाती है? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड की बात करें कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए दोनों में अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, और इसके अंदर क्या है? ओनली राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। बात करें हम डीएनए की, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड।
और आरएनए क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड ये क्या होता है भाई? ये नाम हमने अभी अभी सुना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो हमें पता चल गया कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेंगे, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला क्या कहलाती है? न्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर डीऑक्सी हो तो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी, उसको बोलते हैं हम डीएनए, डीऑक्सी राइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और अगर राइबोस हो तो वो क्या बनाएगा? आरएनए। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड, अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जैसे हमारा शरीर बना होता है हड्डियों से, मांसपेशियों से, ऐसे क्या है न्यूक्लियोटाइड भी क्या 3 चीजों से मिलकर बना रहता है। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है पेंटोज सुगर, मतलब सबसे पहले बिना किससे बनता है? सुगर से बनता है। कौन सी सुगर से? पेंटोज सुगर से। पेंटोज सुगर से। पेंटोज का मतलब इसके सुगर की स्ट्रक्चर में कितने कार्बन प्रेजेंट रहेंगे? 5 कार्बन। जो इसकी स्ट्रक्चर है वो 5 कार्बन की मिली रहेगी, मिलकर बनी रहेगी। दूसरा ये होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनी बेस, मतलब क्षार युग्म। हिंदी में क्या बोलते हैं नाइट्रोजन बेस को? क्षार युग्म ही बोलते हैं। ओनली इंग्लिश में देख लो, अभी हिंदी में देख के बताऊंगा क्या बोलते हैं। और तीसरा है फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बना रहता है? 3 चीजों से। 3 चीजों से मिलकर बना है। तीन चीज कौन कौन सी है? सबसे पहली पेंटोज सुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेस, और तीसरा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। तो पता लग गया कि किन किन से मिलकर बना रहता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक में याद करना चाहो तो इसकी ट्रिक है SNP। S का मतलब सुगर, N का मतलब नाइट्रोजनी बेस, और P का मतलब है फॉस्फेट। तो एक ट्रिक है SNP, इससे तुम क्या कर सकते हो? न्यूक्लियोटाइड को याद कर सकते हो। आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं इसी के अंदर, कि न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना रहता है 3 चीजों से। कौन कौन से? सुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप से। अगर बात करें न्यूक्लियोसाइड की, ये क्या है? टाइड। अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड, फर्क सिर्फ कितना है कि उसके अंदर क्या था? टाइड, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? साइड। दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, बस साइड और टाइड का डिफरेंट। अब ये साइड और टाइड का मतलब
इसके अंदर एक चीज हमारी क्या हो चुकी है, साइड। वो कौन कौन सी? सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड की इधर अभी बताया था आप लोगों को, बताओ। न्यूक्लियोटाइड, टाइड की बात कर रहे हैं हम लोग। टाइड किन किन चीजों से के बना रहता है? ट्रिक बताई थी मैंने, कौन सी? SNP, मतलब शुगर शर्करा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों इसको बोलते हैं हिंदी में शर्करा, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस, तीसरा कौन सा है? फॉस्फेट ग्रुप। अब साइड क्या होता है? टाइड आप लोगों को मालूम चल गया। साइड में एक चीज साइड हो जाती है, कौन कौन सी? कौन सी साइड हो जाती है? हमारा फॉस्फेट समूह। तो इसके अंदर ओनली दो चीज रहेंगी, कौन कौन सी? एक तो शुगर शर्करा हमारी, और दूसरा नाइट्रोजन बेस। आगे हम बात करेंगे कि शुगर कौन सी है, नाइट्रोजन बेस क्या है, फॉस्फेट क्या है, इसके हम डील करेंगे आगे। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या था? ओनली S और NB। और टाइड के अंदर क्या था? SNP। क्या था टाइड के अंदर? SNP। इसके अंदर SNP। तो मालूम चल गया आप लोगों को कि न्यूक्लियोटाइड और साइड दोनों मतलब मिलते जुलते हैं। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है कि न्यूक्लियोटाइड में तो तीनों चीज रहेंगे, और न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? एक चीज साइड हो जाएगी कि भाई तू साइड हो जा, साइड है मेरे पास, तू साइड हो जा। कौन सी चीज साइड हो जाएगी यहाँ पर? फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता। अब हम एक एक करके बात करते हैं तीनों चीज के बारे में। एक एक करके हम बात करते हैं। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। चलिए, न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं, किससे मिलकर बने रहते हैं? SNP, मतलब शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट से। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? शुगर की। शुगर या कह लो शर्करा। देखो, आनुवंशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जेनेटिक मटेरियल, DNA और RNA। तो RNA और DNA दो अलग अलग है, तो हमारी शर्करा भी क्या रहेगी? अलग अलग। कौन कौन सी? कि DNA और RNA। DNA में कौन सी थी? डीऑक्सी राइबोज। और इसमें कौन सी थी? RNA में राइबोज शुगर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे, इसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट है? राइबोज शुगर। और DNA में डीऑक्सी राइबोज। कौन सी शुगर प्रेजेंट रहती है इनके अंदर? पेंटोज शुगर। मतलब कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, पेंटोज शुगर, दोनों के अंदर पेंटोज शुगर प्रेजेंट रहती है, बट RNA के अंदर राइबोज शुगर और DNA के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर। बात करें पेंटोज। पेंटोज का मतलब क्या होता है कि इसकी जो संरचना है उसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे। कैसे? ये इसकी संरचना है, इसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ये टेढ़ी बन गई, थोड़ी अच्छे से बना देता हूं, सुंदर सुंदर। ये देखो बच्चों, ये सुंदर सुंदर बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ये तो पतंग सी लग रही है, और अच्छे से बना देते हैं। बन जा भाई साहब। ये देखो, मतलब ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, और ये कार्बन नंबर 4, और ये कार्बन नंबर CH2OH, ये कार्बन नंबर 5। कितने कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर? 5। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5।
तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पेंटोज शुगर, क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट है। अब डीएनए की स्ट्रक्चर और आरएनए की स्ट्रक्चर, इनके अंदर डिफरेंट क्या है, मतलब दोनों अलग अलग राइबोज शुगर प्रेजेंट है, इसके अंदर डीऑक्सी राइबोज है, इसके अंदर राइबोज शुगर है। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम की संरचना, किसकी, आरएनए और डीएनए की। देखो ये क्या है, आरएनए, और इसके अंदर कौन सी शर्करा प्रेजेंट रहती है, राइबोज पेंटोज शुगर, मतलब 5 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, 5 कार्बन। कैसे, बन जा भाई, ये मेरे से ना ही मेरे से 12th क्लास में बनता था, ना ही अभी बन रहा है। ये देखो इसका कार्बन नंबर 1 2 3 4 और कार्बन नंबर ये 5। कैसे हम बात कर रहे हैं आप, आरएनए की, तो ये H OH H OH H OH और ये हमारा क्या हो जाएगा, CH2OH और H, CH2OH और H। समझ में आई ये स्ट्रक्चर कि आरएनए की स्ट्रक्चर कितने कार्बन से मिलकर बनी थी, बनी है 5 कार्बन से। कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये कार्बन नंबर 5। समझ में आ गई आरएनए की स्ट्रक्चर। अब यही हम बात करें डीएनए की। हमारे डीएनए भाई साहब ये रहा दूसरा, इसके अंदर जो शर्करा प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर, मतलब सेम 5 कार्बन की इसकी स्ट्रक्चर बनी है, सेम डिटो ये का यही छापना है, बस इसके अंदर डिफरेंट क्या है वो आप लोगों को बताऊंगा अभी। देखो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, कितना अच्छा बना दिया मैंने। सेम यही उतारना है, HOH, बट यहाँ पर H और H सेम वही, HOH, ये CH2OH और H। ये देखो कार्बन गिनवा देता हूं मैं आप लोगों का, कितने कार्बन है इसके अंदर। ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 2nd कार्बन, ये कार्बन नंबर 3rd कार्बन, और ये कार्बन नंबर 4th कार्बन, और ये कार्बन नंबर, मतलब ये खुद ही कार्बन है, फिर कार्बन। तो स्ट्रक्चर देखो, इसमें आप लोगों को कुछ दिक्कत, ऐसा क्या डिफरेंट है जो ये स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से अलग होती है, डिफरेंट क्या है इन दोनों की स्ट्रक्चर में, बताओ जल्दी बताओ। चलो मैं ही बता देता हूं। इसके कार्बन नंबर 1st और 2nd पे क्या है, OH प्रेजेंट है, इसके 3rd पर भी OH है। अगर बात करें हम डीएनए की, तो इसके 1st कार्बन पे OH है, 3rd पे भी OH है, बट 2nd पे OH नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, बस क्या डिफरेंट है, एक छोटा सा डिफरेंट है मेरे बच्चों। कौन सा, इसके कार्बन नंबर 2nd पर OH है और इसके कार्बन नंबर 2nd पर OH नहीं है, मतलब ये OH 2nd नंबर, 2nd
नंबर पर कार्बन, सेकंड नंबर के कार्बन पर, सॉरी, सेकंड नंबर के कार्बन पर OH, ये क्या है, क्रियात्मक समूह है, प्रेजेंट OH अनुपस्थित एब्सेंट होता है, किसमें, किसमें बच्चों, DNA के अंदर। ये हमारे DNA के अंदर सेकंड नंबर के कार्बन पर OH प्रेजेंट नहीं रहता। ये मेन डिफरेंट है इन दोनों के स्ट्रक्चर की। अब बात करें इसके हम कुछ और डिफरेंस के बारे में कि RNA एंड DNA के जो आपसे डिफरेंट पूछे जाएंगे वो क्या है। सबसे पहला डिफरेंट तो क्या है कि DNA के सेकंड ऑक्सीजन पर, सेकंड कार्बन पर क्या है, OH समूह प्रेजेंट नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम राइबोस के बारे में। तो राइबोस क्या होता है, राइबोस क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है, अधिक सक्रिय। अब जाहिर सी बात है, दो इसके अंदर क्या है, OH है, क्या है, OH समूह दो है, तो ये क्या रहेगा, ज्यादा एक्टिव रहेगा बजाय किसके, DNA के। ये कम सक्रिय रहता है, सक्रिय ये भी रहता है बट कम सक्रिय। दोनों ही एक्टिव है बट एक क्या है, एक ज्यादा है एक कम है। किसकी वजह, इसकी वजह क्या है बच्चों, बिकॉज क्या है, DNA के अंदर एक OH है, जबकि इसकी सक्रिय होने की वजह क्या है, दो OH। दो OH है। दूसरा डिफरेंट की बात करें हम, ये तो क्या है, अधिक सक्रिय है, सक्रिय होने की वजह से क्या हो गया, ये कम स्थायी होगा, ये स्थायी अब मान लो तुम्हारे पास दो चीजें हैं, मतलब खाने को दो चीजें हैं, तो एनर्जी ज्यादा मिल गई, तो क्या है, तुम लोग भागोगे अब कि मतलब खेल कूद करोगे, ज्यादा मूवमेंट ज्यादा कर सकते हो किसी भी चीज को करने के लिए। तो ये क्या रहता है, एक जगह से कम, मतलब स्थायी कम रहता है, तो ये कम स्थायी रहता है। सेम वही रीजन है इसका भी, क्यों, बिकॉज दो OH, दो इसके अंदर OH क्रियात्मक समूह प्रेजेंट रहते हैं, क्रियात्मक समूह उपस्थित रहते हैं। अब इसके अंदर एक ही OH था, तो ये क्या रहेगा, ज्यादा स्थायी रहेगा। बेचारे के पास एक ही खाने को चीज मिली है, इसको तो गुलाब जामुन रसगुल्ला दो चीज मिल गई, इसको एक ही खाने को चीज मिली है, तो बेचारा क्या है, कम एक्टिवेट रहेगा, यार पेट खा लिया, अब क्या ही डोलना फिरना, ज्यादा नहीं डोलूंगा मैं। उसको तो दो खा लिया भाई, डोलना फिरना पड़ेगा, तो दूसरी जगह पे जाएगा, तो वो क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, तो कम स्थायी है। बल्कि ये हमारा क्या है, DNA अधिक स्थायी है। अधिक स्थायी। क्या कारण है इसका, कारण क्या है बच्चों, इसका कारण भी यही है, जो इसके कम निष्क्रिय, कम सक्रिय का था। क्या कारण है इसके अंदर,
एक क्रियात्मक समूह, OH हमारा क्या है, एक क्रियात्मक समूह, एक क्रियात्मक समूह OH उपस्थित रहता है। बात समझ में नहीं आई या नहीं आई, बताओ। बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई इन दोनों की स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए और आरएनए की? क्या था कि दोनों ही 5 कार्बन से मिलकर बने हैं, लेकिन आरएनए के सेकंड कार्बन पर OH समूह प्रेजेंट है, जबकि डीएनए के सेकंड कार्बन पर OH नहीं है, गायब हो गया भाई साहब। तो यही इनका मेन डिफरेंट है कि क्यों ज्यादा सक्रिय है और क्यों कम स्थायी है राइबोज, जबकि क्यों कम सक्रिय है और ज्यादा स्थायी है कौन, डीएनए। क्यों, क्रियात्मक समूह कम ज्यादा प्रेजेंट है इन दोनों के अंदर, ये इनके अंदर मेन डिफरेंट है। तो समझ में आया आप लोगों को? अब हम बात करते हैं तो हमने बात करी थी किसकी, शुगर के बारे में। अब हम किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन बेस की, नाइट्रोजनी। सेकंड टॉपिक मतलब सेकंड हुआ है हमारा नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनिस बेस, हिंदी में इसको बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में ओनली 2 ही टाइप के क्या है, नाइट्रोजनी क्षार। कौन कौन से हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अब मेरे को कोई ये मत बोलना कि सर प्यूरिन को हिंदी में लिखो, पिरिमिडिन को हिंदी में लिखो। प्यूरिन को हिंदी में प्यूरिन ही बोलते हैं और पिरिमिडिन को हिंदी में पिरिमिडिन ही बोलते हैं, ठीक है। अब प्यूरिन क्या होते हैं और पिरिमिडिन क्या होते हैं, एग्जाम्पल प्यूरिन के अंदर होते हैं, तो एग्जाम्पल कौन कौन से, एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। पता लग गया दोनों प्यूरिन के बारे में, कौन कौन से प्यूरिन है। प्यूरिन कौन कौन से बच्चों, एडेनिन और ग्वानिन। बात करें हम पिरिमिडिन की, तो 3 टाइप के पिरिमिडिन है। कौन कौन से, हिंदी में लिख देता हूं, चलो काफी बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में लिखा करो। साइटोसिन, दूसरा यूरेसिल, चौथा तीसरा थाइमिन। तो नाइट्रोजनी बेस कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस। एग्जाम्पल कौन कौन से, प्यूरिन के एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन के कौन कौन से एग्जाम्पल है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। अब बात करते हैं हम इसके डिफरेंस के बारे में कि दोनों में डिफरेंस क्या था। इसको याद करने की एक ट्रिक है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, से लिख दिया जाए येलो। इसको बोलते हैं हम एडेनिन, इसको बोलते हैं ग्वानिन, इसको बोलते हैं साइटोसिन, इसको बोलते हैं यूरेसिल और इसको थाइमिन। इन सबको हम
एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, यूरेसिल को यू से और थाइमिन को टी से डिनोट करते हैं। प्यूरिन और pyrimidine आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग इनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस रहता है। ट्रिक याद करने की बता रहा था मैं आप लोगों को, ट्रिक है इसकी, क्या है ट्रिक? pyrimidine को याद करने के लिए ट्रिक है कट। माना किसी चीज को कट कर दे तो हम बोलते हैं ये लो इसको काट दो, कट कर दो, तो इसकी ट्रिक है कट, ठीक है। और प्यूरिन की कौन सी है? एजी। प्यूरिन की कौन सी है? एजी कट कर दो। बीबी कह रही है अपने पति से, एजी मेरा एप्पल, मेरे सेब को कट कर दो। तो ये याद करने की ट्रिक है एजी और CUT कट। सी से साइटोसिन, यू से यूरेसिल और टी से थाइमिन। हम बात करते हैं इन सब की स्ट्रक्चर और के डिफरेंट के बारे में कि इसके अंदर क्या डिफरेंट होता है। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस का ये मान लो कि एक याद करने के लिए एक चीज है कि प्यूरिन रहता है, उसके अंदर दो बले प्रेजेंट रहता है। कौन कौन से? दो बले उसकी स्ट्रक्चर में। दो बले का मतलब जो इनकी स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या रहेगा? दो रिंग प्रेजेंट। मतलब प्यूरिन के अंदर दो रिंग रहती है और दो रिंग उसको हम बोलते हैं द्विबल है, मतलब क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? डबल रिंग, ऐसा बोल सकते हो। डबल रिंग की अगर इसकी स्ट्रक्चर है तो हम उसको बोलते हैं प्यूरिन। बात करें हम pyrimidine की। pyrimidine की स्ट्रक्चर में क्या रहता है? ओनली एक बल है, मतलब एकल बल है, मतलब ओनली स्ट्रक्चर एक ही उससे मिलकर बनी रहेगी। ये हमारी क्या है? इसकी स्ट्रक्चर। प्यूरिन कौन कौन से थे बच्चे? एजी। और pyrimid कौन कौन से थे? कट कर दो, CUT। साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, ये एडेनिन और ग्वानिन। मेन डिफरेंट क्या है इन दोनों की स्ट्रक्चर में कि जो हमारा ये है इसके कार्बन नंबर ये हमारी क्या है? कार्बन। इसके कार्बन नंबर किसके? प्यूरिन के 1, 3, 7, 9। इस पर क्या प्रेजेंट रहेगा? नाइट्रोजन समूह प्रेजेंट रहेगा। और इसके कौन कौन से? ओनली 1 एंड 3। कैसे? जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9। तो इसके 1 और 3 और 7 और 9 पे और इसके 1 और 3 पे क्या रहेगा? नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया प्यूरिन और pyrimidine के अंदर डिफरेंस का। आगे देखो, पूरी दुनिया के अंदर दो ही क्या है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के हैं? पूरे 5 टाइप के नाइट्रोजन बेस। कौन कौन से अभी पढ़े थे अपन ने?
5 प्रकार के कौन से नाइट्रोजन बेस है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ये 5 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, लेकिन ओनली 4 ही एक साथ लिखे जाते हैं। एक साथ एक डीएनए मान लो या एक आरएनए मान लो, एक साथ 4 ही नाइट्रोजनी बेस लिखते हैं। मतलब एक काउंट करते हैं नाइट्रोजनी बेस एक साथ, या तो आरएनए हो या डीएनए हो, कोई सा भी हो, लेकिन ओनली एक साथ 4 लिए जाएंगे। कैसे? बात करें हम डीएनए की और आरएनए। डीएनए के अंदर प्रेजेंट होने वाले नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से हैं? एडेनिन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोगों को देख लेना, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एजीसीटी मारो, एजीसीटी। दूसरा आरएनए। आरएनए में एडेनिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ग्वानिन प्रेजेंट रहता है, साइटोसिन भी प्रेजेंट रहता है। बस थाइमिन एक ऐसा है जो गड़बड़ कर जाता है। कैसे? थाइमिन की जगह क्या आ जाता है यहां पर? यूरेसिल। तो एक मेन डिफरेंट क्या है आरएनए और डीएनए के नाइट्रोजनी बेस में? क्या डिफरेंट है कि डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट रहता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह क्या जाता है बच्चों? यूरेसिल। इस बात को आप लोग रट लो, दिमाग में डाल लो कि थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है किसमें? आरएनए में। एक मेन डिफरेंट क्या है नाइट्रोजनी बेस का आरएनए और डीएनए? ठीक है, डिफरेंट क्या है कि साइटोसिन दोनों में प्रेजेंट है, ग्वानिन दोनों में प्रेजेंट है, एडेनिन दोनों में प्रेजेंट है, बट आरएनए में क्या है? यूरेसिल। और इसमें क्या है? थाइमिन। समझ में आ गया आप लोगों को नाइट्रोजनी बेस में क्या डिफरेंट है आरएनए और डीएनए के उसमें? अब थर्ड आता है हमारा क्या? फॉस्फेट समूह। ये हमारा फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट ग्रुप। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है H3PO4। H3PO4 क्या होता है? एक एसिड होता है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फॉस्फोरिक अम्ल। हमने सभी की स्ट्रक्चर देखी थी, तो इसकी भी स्ट्रक्चर देखिए। क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर? फॉस्फेट पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक कितने ऑक्सीजन है? 4। एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? 3। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है यहाँ पर? 4। 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2
3, फॉस्फेट कितना है 1। समझ में आ गया आप लोगों को कि बॉन्ड मतलब बंध कैसे बनते हैं इनके बीच में। 3 चीज प्रेजेंट रहती है, कौन कौन सी? सबसे पहले सबसे पहले शुगर, इससे बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजनी बेस प्रेजेंट, और इधर क्या रहता है प्रेजेंट? फॉस्फोरस। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और साइड क्या बनाएगा मेरे बच्चों? साइड में क्या रहेगा? अगर साइड आ गया, न्यूक्लियोसाइड आ गया तो फॉस्फोरस हट जाएगा। गया टाटा बाय बाय फॉस्फोरस। ठीक है, तो शुगर और नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में जो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड है उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड।